हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्री क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग स्कॉलरशिप क्लास 8th के भौतिकी से पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये भौतिकी का आज वीडियो का सेकेंड पार्ट है। आज का पहला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, दाब का मात्रक होता है तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। तीसरा प्रश्न है, आर्किमिडीज यूनान के थे तो आर्किमिडीज यूनान के एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। चौथा प्रश्न है, बल का मात्रक होता है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। पांचवा प्रश्न है, कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है? तो कमानीदार तुला से भार मापा जाता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। सातवां प्रश्न है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के। आठवां प्रश्न है, तैरने का क्या नियम है? तो तैरने का नियम है, जब कोई वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाता है तो वस्तु क्या होता है? तैरने लगता है। अतः आंसर हो जाएगा वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव का भार। नवा प्रश्न है, द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर क्या होता है? तो द्रव के अंदर अगर गहराई बढ़ेगा तो उसका दाब भी बढ़ता है। 10वां प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। पानी के घनत्व से कम होने के कारण क्या होता है? तैरता है। 11वां प्रश्न है, पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई होती है क्योंकि? तो पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर हवा का दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल का मात्रक होता है तो उत्प्लावन बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। 13वां प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब, तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है जिसके कारण भोजन वगैरह पकाने में कठिनाई होती है। 11वां प्रश्न है, उत्प्लावन बल का परिमाण वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के होता है तो उत्प्लावन बल जो होता है उत्प्लावन बल का परिमाण वस्तु के भार द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जितना भार होगा उतना ही द्रव क्या होगा? विस्थापित होता है। 15वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं पारद वायु दाब मापी द्वारा। 16वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार की सूट पहनते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं क्योंकि अपने रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, है, जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लवन करता है तो उस पिंड का भार बराबर होता है। यानी जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लवन करता है, उपलाता है, तो उस पिंड का भार क्या होता है? तो भार जो होता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचाव को कहते हैं। तो किसी भी पिंड पर धक्का या खिंचाव को कहा जाता है बल। बल का परिभाषा ही होता है जब किसी वस्तु को खींचते या धक्का देते हैं तो उसको बल कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, वायु में प्रकाश का वेग होता है तो वायु में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर होता है। मीटर। 20वां प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। 21वां प्रश्न है, प्रकाश किरणों में रंग होता है, यानी प्रकाश किरणों में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो प्रकाश किरणों में रंगों की संख्या 7 होती है। ऐसी को इंद्रधनुष कहा जाता है, 7 रंगों से ही। 22वां प्रश्न है, मायोपिया का इलाज करते हैं तो मायोपिया का इलाज जो किया जाता है अवतल लेंस को लगा के किया जाता है। अवतल लेंस को द्वारा मायोपिया को दूर किया जाता है। 23वां प्रश्न है,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें क्यों मुड़ती है? तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसलिए मुड़ती है क्योंकि उनका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के कारण प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। 24वां प्रश्न है, प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में मुड़ती है तब क्या होता है? तो प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे ये कोई माध्यम है, ये ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास का स्लैब हो गया। प्रकाश इस माध्यम से आ रही है, वायु माध्यम है, ये वायु है, विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये हो गया नॉर्मल लाइन हो गया अभिलंब। जब वायु विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगी, नॉर्मल के पास झुक जाती है। नॉर्मल के पास क्या होती है, झुक जाती है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। 26वां प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन वहाँ पे हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण जो गहराई होती है कम महसूस होती है। 27वां प्रश्न है, पानी में आधी डूबी छड़ क्यों टेढ़ी मालूम पड़ती है? पानी में आधी डूबी छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ती है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी मालूम पड़ती है। 28वां प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की किरणें विभिन्न अवयवी रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का वेग भिन्न भिन्न होता है, इसके कारण क्या होती है, वो बदल जाती है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न घटक रंगों में बंटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, कांच में प्रकाश के किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो कांच में प्रकाश का बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है। 31वां प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। सीधा और आभासी होता है। 32वां प्रश्न है, दूरबीन नेत्रिका होती है। तो दूरबीन की नेत्रिका जो होती है छोटी दूरी का उत्तल लेंस होता है। 33वां प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और बड़ा होता है। 34वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य को चश्मे मिलता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस लगाया जाता है चश्मे में। 35वां प्रश्न है, चुंबक में ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। 36वां प्रश्न है, 2 चुंबक के सजातीय ध्रुवों में हमेशा होता है। सजातीय ध्रुव में हमेशा होगा प्रतिकर्षण होता है एवं विजातीय ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, 2 चुंबक के विजातीय ध्रुव में, अभी तुरंत बताया, विजातीय ध्रुव में क्या होता है, तो आकर्षण होता है। अगर उत्तर और दक्षिण होगा तो आकर्षण होगा, या फिर दक्षिण और उत्तर होगा तो क्या होगा, आकर्षण। 38वां प्रश्न है, लोड स्टोन को कहा जाता है। लोड स्टोन को कहा जाता है चुंबक पत्थर। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय वस्तु है? तो लोहा क्या है, एक चुंबकीय वस्तु है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? अचुंबकीय वस्तु गंधक हो जाएगा, बाद बाकी सब चुंबकीय वस्तु हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आविष्कारक थे। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आविष्कारक थे फैराडे, माइकल फैराडे। 42वां प्रश्न है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। 43वां प्रश्न है, किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाए जाने पर वह हमेशा
टिकता है। तो किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को अगर धागा से स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो उसका एक ध्रुव दक्षिण और दूसरा ध्रुव उत्तर को दर्शाएगा, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है इस्पात का बनाया जाता है। 45वां प्रश्न है, विद्युत घंटी का चुंबक बना होता है। तो विद्युत घंटी का चुंबक जो बना होता है नर्म लोहा का बना होता है। 46वां प्रश्न है, चुंबक में आकर्षण शक्ति कहाँ महत्तम होती है। तो चुंबक में आकर्षण शक्ति दोनों ध्रुव पर महत्तम होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों पे। 47वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने किया था। तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का खोज माइकल फैराडे ने किए थे। 48वां प्रश्न है, सेल विद्युत धारा के हैं। सेल विद्युत धारा के होते हैं तो स्रोत है। सेल जो है विद्युत धारा का क्या है, स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, तापन अवयव का गलनांक होता है। तापन अवयव का गलनांक होता है तापन अवयव का गलनांक बहुत उच्च होता है। 50वां और अंतिमवां प्रश्न है आज का, धातुओं में विद्युत धारा कण का प्रवाह होता है। तो धातुओं में विद्युत धारा का कण का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। धातु में विद्युत धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।